आज के इस क्लास में 10th मैथ की मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इस सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से समझ के जरूर बनाना है। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो सभी प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखें और प्रश्नों को अच्छे से समझें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डेली महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तो आइए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न बताने वाले हैं ये सभी प्रश्न 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए आपको इसमें से एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर सीखना है। आइए सीखिए अच्छे से और समझिए। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु 0,4, 3,6 एवं -8, -2 है। मतलब 3 बिंदु दिए गए हैं। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेंगे त्रिभुज का। जैसे यहाँ पर हमने एक त्रिभुज का चित्र बना लिया, ठीक। इसका नाम ए और इसका नाम बी और इसका नाम सी, तीनों बिंदु का निर्देशांक दर्शा दिया। अब बारी बारी से ए का निर्देशांक हो जाएगा 0,4, बी का 3,6 और सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा -8, -2। ये तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिए। जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको त्रिभुज का चित्र बना के दर्शा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या सब दिया गया है? ए बिंदु का निर्देशांक कितना है 0,4, बी बिंदु का निर्देशांक 3,6 और सी बिंदु का निर्देशांक है -8, -2, ठीक है। इस बिंदु से सबसे पहले हम लोग x1 और y1 का वैल्यू लिख लेंगे, x2 और y2 का वैल्यू लिख लेंगे और x3 और y3 का वैल्यू लिख लेंगे, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो, सरलता से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x1 हो जाएगा 0 और y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 6, x3 -8 और y3 हो जाएगा -2। यहाँ से हमने तीनों बिंदु का निर्देशांक जो दिया गया था उसी से x1 y1 सबका वैल्यू रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 - y3, फिर प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस में y1 और फिर प्लस में x3 इंटू में y1 - y2। ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पर इस सभी वैल्यू को रख करके आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू में x1 का वैल्यू कितना है 0 इंटू में y2 - y3, तो y2 है 6 और -2, तो मिलके कितना हो जाएगा 6 + 2, ठीक है। फिर प्लस में x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से रखेंगे 3 इंटू में y3 - y1, तो y3 -2 और -4 मतलब -2 व -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में देखिए x3 माइनस में है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस मिलके -8 हो जाएगा, ओके। y1 - y2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 6, ठीक है। सभी वैल्यू को हमने इस फॉर्मूला पर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 इंटू में ये 0 है तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर देखिए 3 अब -2 और -4 -6 को 3 से करेंगे तो -18 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पर 8, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 होगा। अब -2 को जब 8 से गुना करेंगे तो प्लस में 8 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर में देखिए यहाँ पर 1/2 इंटू में -18 और +16 हो जाएगा -2। -2 से 2 कैंसिल होके बचेगा -1 और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो बराबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सवाल फिक्स है कि बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, 2 मार्क या कभी कभी 5 मार्क में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये पूरा स्टेप अच्छे से मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अगले प्रश्न को समझिए। सेकंड नंबर सवाल को समझिए। देखिए सेकंड नंबर सवाल में क्या है, मान आप लोगों को बताना है। क्या है, कॉसेक 39 डिग्री। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, कॉसेक 39 डिग्री। क्वेश्चन में जो दिया जाए उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। कॉस 51 डिग्री, फिर प्लस में tan 21 डिग्री इंटू में कितना है कॉट 69 डिग्री और माइनस में सेक स्क्वायर 21 डिग्री है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। देखिए
देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉसेक को सेक में बदल देंगे। तो यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री में से 39 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा 51 डिग्री। फिर इनटू में कॉस 51 को वैसे लिख देना है। ओके, फिर इसी तरह tan 21 डिग्री को tan 21 डिग्री यही लिख देना है। फिर इनटू में कॉट 69 डिग्री को जब बदलेंगे तो tan में, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा tan 21 डिग्री। ठीक, फिर माइनस में सेक स्क्वायर 21 डिग्री को वैसे लिख देना है। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा क्या प्राप्त होगा, सेक इंटू कॉस, मतलब सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा एक होता है, तो इसके बदले एक, फिर प्लस में tan थीटा और इंटू में tan थीटा दोनों मिलके क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक, और फिर माइनस में कितना है सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इसके बदले फॉर्मूला क्या होता है बराबर में एक होता है। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। तो यहाँ पर जो ये tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है, अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा ना, माइनस में है तो सेक स्क्वायर 21 डिग्री, और tan स्क्वायर थीटा जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसके बदले हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे, कितना एक, तो एक, इसके बदले एक बराबर में 0 हो जाएगा। समझ गए ना, क्या किए इस कॉसेक को सेक में बदल दिए, और सेक थीटा इंटू में थीटा, जब थीटा बराबर रहे दोनों में 51 डिग्री है तो इसके बदले एक। यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो हमको इसलिए कॉट को tan में बदल दिए। ठीक है, तो कॉट को tan में बदल दिए तो tan 21 डिग्री, और tan 21 डिग्री और tan 21 डिग्री दोनों को गुना करने पे कितना प्राप्त हुआ tan स्क्वायर 21 डिग्री, और फिर माइनस में सेक स्क्वायर 21 डिग्री। और आप सभी को फॉर्मूला ये वाला पता है तो इसलिए इसको इस फॉर्म में बदल दिए, मतलब माइनस कॉमन करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ला दिए। ओके, और इस दोनों में जब थीटा का वैल्यू बराबर हो तो इसके बदले एक लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक माइनस एक बराबर में 0 निकल गया, तो इसका वैल्यू कितना निकला 0। तो आपको सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आप सवालों को समझ गए। तो आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध करना है, मतलब प्रूव्ड करना है। सेक 4 थीटा माइनस में tan 4 थीटा बराबर में 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्रूव्ड करना है। तो इसको आइए LHS के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। साइड वाले टर्म को LHS और बराबर की उस साइड वाले टर्म को RHS कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, क्या लिखेंगे LHS बराबर, LHS में क्या दिया गया है सबसे पहले देखिए उसको लिख लेंगे, सेक 4 थीटा माइनस में tan 4 थीटा ये दिया गया है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीका है। सेक 4 थीटा है ना, इसको हम लोग क्या लिख देंगे इसको हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसी प्रकार tan 4 थीटा को tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए आप लोग एक फार्मूला बच्चे से ही पढ़ रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए प्लस बी या इंटू में ए माइनस बी। ये फार्मूला तो सबको पता होगा, तो यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए माइनस बी तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये हमने a माइनस बी किया है। अब यहाँ पर a प्लस बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में tan स्क्वायर थीटा, a प्लस बी हो गया। ओके, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बदले एक फॉर्मूला होता है कितना, एक होता है, फिर इनटू में सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग tan में बदल देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, एक प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो है ये पहले से ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए एक से मल्टीप्लाई करने पर इसको यही प्राप्त होगा, और यहाँ पर एक अब प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या बनाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बनाएगा। और यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही तो RHS है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये वाला टर्म RHS। अब यहाँ से आप लोगों को लिख देना है क्या, अतः LHS बराबर में RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अतः LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। ठीक है, जिसको आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है बहुत ही कम समय में। आइए अगले प्रश्न को समझिए। ठीक है, देखिए क्या है, सिद्ध करें कि √2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, कितना √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, √2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके एक संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, अब फिर प्लस में 2ab तो मतलब 2 इंटू में √2 इंटू में 2 हो जाएगा।
ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब देखिए आगे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस में 2 दूना 4 √2, यहाँ से 4 2 6 प्लस 4 √2 आया। ये हमारा एक संख्या प्राप्त हो गया इसको सॉल्व करने पे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है और 4 परिमेय संख्या है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको लिख के बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, हाँ क्या 6 एक अपरिमेय संख्या है, 6 एक परिमेय संख्या है, 6 क्या है, 6 एक परिमेय संख्या है तथा 4 √2 अपरिमेय और अपरिमेय के साथ परिमेय मिल गया तो ये भी अपरिमेय हो गया, तो 4 √2 पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 4 √2 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं ना। ठीक, यहां से अब क्या हो गया, 6 परिमेय संख्या और 4 √2 एक अपरिमेय संख्या, और बीच में जो ये आप देख रहे हैं प्लस का चिन्ह, मतलब क्या, योग हो रहा है। तो एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या का योगफल। बीच में अगर प्लस है तो प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, योगफल। योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, हमेशा ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। समझ गए ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लिखेंगे इसलिए 6 प्लस 4 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है, समझ गए। आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² - 3 कितना दिया गया है, x² - 3 की शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी जांच करना है। तो सबसे पहले आइए शून्य निकाल लेते हैं। कितना है बहुपद, x² - 3, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0, तो यहाँ से x² बराबर कितना, 3 हो गया, और स्क्वायर बराबर के उस साइड तो प्लस माइनस में √3, यहाँ से x बराबर √3 और x बराबर -√3, दो शून्य हमने प्राप्त कर लिया। अब जांच करना है तो पहला शून्य को अल्फा मान लेंगे, क्या, √3 को, और बीटा मान लेंगे माइनस में √3 को, अल्फा बीटा हो गया, तो क्या जांच लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस में बीटा, इसके बदले फॉर्मूला माइनस में b/a होता है। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू कितना, √3, और फिर प्लस में बीटा माइनस है तो -√3 बराबर में माइनस b/a। देखिए इस बहुपद में x वाला पद नहीं है ना, तो इसलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बट्टा में a का मान कितना हो जाएगा, x² का गुणांक मतलब 1, तो यहाँ से √3 में से 3 घटाएंगे, √3 तो 0, अब बराबर में ये भी 0, मतलब दोनों इक्वल आ गया। फिर इसी तरह शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का जांच करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना, √3 इंटू में -√3 बराबर में इस बहुपद से c का मान कितना, -3, अब बट्टा में a का वैल्यू 1, √3 को √3 से गुना करेंगे तो -3, अब बराबर में -3, दोनों इक्वल आ गया। बस यही तो हम लोग को जांच करके बताना था, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक बहुपद दिया गया जिसमें आपको x² - 3x + 2 से भाग देना है। देखिए भाग कैसे देंगे, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है हल। ओके, यहाँ पर x² माइनस में 3x + 2 से किस में भाग देना है, यहाँ पर x का पावर 4 माइनस में 2x3, फिर माइनस में x प्लस में 2, इसमें आप लोगों को भाग देना है। तो भाग में क्या होता है, पहला पद को एक बार में पूरा काटना रहता है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 4 है, यहाँ x² है, तो कितना से गुना करेंगे, तो x² से गुना करेंगे, x² से इस पूरा टर्म में गुना होगा। ओके, तो x का पावर 4 फिर माइनस में 3x को x² से गुना करेंगे तो माइनस में 3x3, और फिर प्लस में 2 को तो 2x²।
हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला टर्म कट गया तो -2x³ और इसका चिन्ह ये वाला नहीं रह के अब ये प्लस हो गया, तो -2x³ और प्लस 3x³ कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा घट के। ठीक, और देखिए x² वाला टर्म ऊपर नहीं है तो पहले x² वाला पद को लिख लेंगे और फिर -x + 2। ठीक, अब यहाँ पर x³ लाना है तो प्लस में x से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x³ माइनस में 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² और फिर प्लस में 2 को x से करेंगे तो प्लस 2x। ठीक, अब यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये वाला टर्म कट गया तो यहाँ से -2x² और प्लस 3x² घट के कितना, x² और माइनस माइनस प्लस तो माइनस में 3x और प्लस 2 निकल गया। यहाँ पर x² लाना है तो इस वाले टर्म को कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। ठीक, तो इसको गुना करने पे कितना आएगा, x² - 3x प्लस में 2 आएगा। ठीक, चिन्ह जब बदलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, देखिए तीनों पद आपस में बराबर दिख रहा है और एक प्लस में एक माइनस में, मतलब सब कट के कितना हो जाएगा, 0। अतः इस बहुपद का भागफल भाग देने पे कितना आया, भागफल बराबर कितना, x² + x + 1, x² + x प्लस में 1 और शेष भी लिख देंगे, शेष बराबर कितना, 0। ठीक, भाग को इस तरह से बना देना है और भागफल शेष को लिख देंगे, बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और यही सवाल 2 मार्क में 2024 में पूछा गया था। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 एवं 594 का मौसो ज्ञात करें। ठीक है, HCF निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन यानी कि हल लिख देंगे। ओके, संख्या क्या दिया गया है, 252 और 594। देखिए इसको आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है। ठीक, दो संख्या दिया गया है, एक में क्या किए, 594 में कितना से भाग लगाएं, 252 से, 252 से भाग लगाएं, कितना बार में लगाए, यहाँ से 2 और शेषफल कितना आया, प्लस में 90, ये लिख दिए। फिर अब लिखेंगे चरण 2, क्या लिखेंगे, चरण 2, जितना स्टेप करते जाएंगे उतना चरण लिखते जाएंगे। ठीक है, चरण 2 में क्या किए, 252 में कितना से भाग लगाए, 252 में 90 से कितना बार में लगाए, 90 गुने में 2 बार में, और शेष कितना बचा, 72, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 72। अब यहाँ पर लिखेंगे चरण 3, चरण 3। ठीक है, चरण 3 में क्या किए, 72 से 90 में भाग लगाए और आपको ध्यान रखना है इस 90 को यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो 90 में जब 72 से भाग लगाए तो कितना बार में, 72 एकम 72 और शेषफल 18 आया। अब लिखेंगे चरण नंबर 4, चरण 4। ठीक है, तो 72 में अब कितना से भाग लगाएं, 18 से कितना बार में, 18 चौका 72 और यहाँ पर शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 तो HCF निकल चुका है, तो HCF यहाँ से क्या हो जाएगा, HCF बराबर ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो 18 हो जाएगा HCF। बस इस तरह से आपको HCF निकालने वाले सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, जब ऊपर में एक चरपद दिया रहे। और भी क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे तो 0 से 4, 4 से 8 इस प्रकार दिया रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या दिया गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर लिखेंगे हल, हल में क्या माध्य निकालना है ना, तो लिखेंगे माध्य बराबर कितना, सभी टर्म को आपस में गुना कर देना है, मतलब 4 गुने 4 फिर प्लस में 6 गुने 8 फिर प्लस में 8 गुने 14 फिर प्लस में 10 गुने 11 फिर प्लस में, जब एक टर्म ऊपर में दिया रहे तब इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस में 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 गुने 3, और ये जो नीचे में दिख रहा है ना, नीचे में तो बट्टा में इस सभी को जोड़ के लिखेंगे, मतलब 4 प्लस में 8 प्लस में 14 प्लस में 11 और प्लस में 3, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस हमारा माध्य निकल जाएगा। यहाँ पर जब बनाएंगे तो 4 चौका 16 फिर प्लस में 6 8 48 फिर प्लस में 14 8 112 और फिर प्लस में 11 दाएं कितना 110 और फिर प्लस में 12 तिया 36, अब बट्टा में कितना आएगा 8 4 12 14 12 26 और 26 3 29 और 29 11 कितना 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40।
अब यहाँ पर इस सभी को जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, 8 6 14 2 16, 16 6 22, 22 का 2 कैरी हो जाएगा 2 और 2 1 3 और 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9 3 12, एक हो गया 1 1 2 और 2 1 3 हो जाएगा 322 बट्टा में 40। इस आंकड़े का माध्य क्या हो जाएगा 8.05। ठीक, आइए अगले प्रश्न को समझिए। तो आप समझ गए ना, तो इस तरह के आंकड़े का किस तरह से माध्य निकालना है। तो हमने सभी प्रश्नों को आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बहुत ही बढ़िया तरीका से बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए और इसके अगले पार्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट लेकर के। और हाँ, आप लोगों के एग्जाम के मात्र 2 महीने बचा है, इसलिए आप लोगों को तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए बहुत ही जल्द आप लोगों को हमारे चैनल पर लाइव क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।